हे एवरीवन, दिस इज़ पीयूष। तो आज से अपने लोगों का बीएससी मैथ का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। और जो सबसे पहला चैप्टर है, जो सबसे पहला सब्जेक्ट है जो अपने लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फिज़िक्स। और इसके साथ ही आपको मैथ्स और केमिस्ट्री के भी वीडियो साथ में मिल रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फिज़िक्स में अपने लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत एडवांस तक जाएंगे। इस वजह से जो आज हमारा पहला चैप्टर है वो होने वाला है वेक्टर्स। तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप इस बार CUET का एग्ज़ाम देने चाहते हो, अभी जैसे कंफर्मेशन नहीं आया है, मगर अगर CUET होता है तो अगर आप बीएससी मैथ का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप BHU पाठशाला के साथ जुड़ सकते हो, जिसमें पर्सनली मैं आपको फिज़िक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। और आज अपने लोगों की पहली क्लास है, इस वजह से आज हम लोग बहुत बेसिक बातें कर रहे होंगे कि वेक्टर्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें क्या कैसे कैसे होगी उससे बात करते हैं। मगर अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको बैच में इनरोल आराम से कर लेंगे। तो नंबर है 9519383272। इस पर आप हमें कांटेक्ट करिए और हम आपसे बात करेंगे, आपका इनरोलमेंट करा देंगे अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो। तो जैसा कि आज मैं आप सभी लोगों से इसलिए मिलने आया हूँ, इसलिए बात करने आया हूँ कि आज अपने लोगों की पहली क्लास है फिजिक्स की, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ आपको। अभी कुछ दिन पहले मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि सर, मेरे को फिज़िक्स मेरी बहुत एवरेज है, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ फिज़िक्स में, मेरे को प्रो बनना है, मेरे को अलग लेवल पर फिज़िक्स की तैयारी करनी है जिसमें मेरे की फिज़िक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाए, फिज़िक्स के ऊपर मेरी कमांड अच्छी हो जाए। तो मैंने उससे उसके क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था कि ऐसा आप क्या क्या करो जिससे आपकी फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मैंने खोजा और मैंने एक चीज़ पाया, एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि जिस व्यक्ति की, जिस बच्चे की मैकेनिक्स स्ट्रांग है, उसकी फिजिक्स ऑब्वियसली स्ट्रांग हो जाती है। राइट? मतलब क्या है, अगर मैं पूरी फिजिक्स को डिवाइड करने की कोशिश करूं तो 4-5 यूनिट्स में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो हर जगह आपको देखने को मिलेगी, वो है अपनी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना होगा सर? मैकेनिक्स के अंदर आपको बेसिकली सबसे पहला चैप्टर वेक्टर्स पढ़ना होगा, जो नो डाउट हर एक चैप्टर में आपको मिलेगा। और अगर आपने वेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो आपके दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है फिजिक्स को लेकर के, ये आपका सिर दर्द बन जाएगा। दूसरा चैप्टर है मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम लोग रिलेटिव मोशन, दूसरा चैप्टर है आपका मोशन, जिसको हम लोग काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग तीन चीज़ें बेसिकली पढ़ते हैं। रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं, मोशन इन 1D पढ़ते हैं, और प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। राइट? उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन है, फिर सेंटर ऑफ मास है, वर्क पावर एनर्जी और रोटेशनल मोशन है। इन सारे चैप्टर्स के ऊपर जिस भी बच्चे की अच्छी कमांड होगी, उसको बाकी किसी चैप्टर में उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं करनी होगी। उसको बेसिक कंसेप्ट जाना होगा, अप्लाई करना आना होगा, और उसकी मैकेनिक्स चूंकि स्ट्रांग होगी तो वो बहुत आराम से पूरी फिजिक्स के सारे क्वेश्चन कर ले जाएगा। जैसा कि इस बार के पेपर में आप सभी लोगों ने देखा है कि किस तरीके के अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, कि इस तरीके से सिर्फ आपको थियोरी पढ़ लेने से और बेसिक क्वेश्चन कर लेने से पेपर सॉल्व नहीं होगा। ऐसे भी क्वेश्चन थे जिसमें टीचर तक फंस गए थे, मैं पर्सनली आपको बताऊं, जिसमें टीचर तक भी फंस गए थे, जो टीचरों से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे। तो उसके लिए हमें अच्छे लेवल पे तैयारी करनी होगी, और आपके साथ आपके पीयूष भैया है ही, आपको बहुत अच्छी तैयारी करा रहे होंगे। तो आज अपने लोग वेक्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए वेक्टर स्टार्ट करते हैं। तो बात शुरू देखो यहाँ से होती है कि दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, चाहे आप फोर्स ले लो, चाहे आप डिस्टेंस ले लो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट ले लो, स्पीड ले लो, वेलोसिटी ले लो, एक्सेलरेशन ले लो, मोमेंटम ले लो, फोर्स ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, इलेक्ट्रिक एनर्जी ले लो, किसी भी क्वांटिटी को अगर आप लोगे, राइट, कोई भी आपकी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बेसिकली उसको 3 पार्ट में करते हैं, मगर हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं, मगर तीसरे की भी थोड़ी सी मैं आपको टच देने की कोशिश करूंगा। फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी है हमारे सिलेबस के अंदर या फिर सिलेबस के बाहर, उसको मेनली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं सर वो पार्ट? पहला है स्केलर क्वांटिटीज,
क्या है, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। दूसरी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये दोनों क्या क्या होती है क्वांटिटीज, मैंने फिर बोल रहा हूं, वेक्टर्स की ये जो डिस्टिंग्विश है, ये जो हम लोग बाइफरकेट किए हैं वेक्टर को, वो किस बेसिस पे किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, ये फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। दो पार्ट्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करते, डिस्टिंग्विश करते हैं। पहला है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, राइट। चलिए, पहला है स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज। अब सवाल आता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है भैया। तो अगर मैं बात करूं स्केलर क्वांटिटीज की, तो जो क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए, जो मान लीजिए आपके पास कोई क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ रही हो, उन सभी क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, जिस किसी भी क्वांटिटी को अगर आपको डिफाइन करना है, किसी भी क्वांटिटीज को अगर आपको समझना है और उसके समझने के लिए सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही हो, उसको अपने लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी ओनली मैग्नीट्यूड होता है, राइट। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को लग रहा है समझ में आई बात। क्या आई बात समझ में, कि स्केलर क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज होती है जिसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, नो नीड ऑफ डायरेक्शन। मेरे को लग रहा है समझ में आई थोड़ी थोड़ी बातें, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल दे दो भैया, थोड़े एक दो एग्जाम्पल दो। डेंसिटी ले लो, डेंसिटी, डेंसिटी तो सुना है ना आप लोगों ने। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ले लो। डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस क्या होता है हम तो आगे पढ़ेंगे, पर मुझे तो लगता है कि तुम्हें थोड़ी थोड़ी बातें पता है डिस्टेंस के बारे में, मेरे बच्चे जो हो तुम लोग। डेंसिटी ले लो, डिस्टेंस ले लो, स्पीड ले लो, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे एक दो और लिख दो भैया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर ले लो, ठीक है। बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। एक्सेट्रा का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? एक्सेट्रा का मतलब कि मेरे को और कुछ आता तो जगह कम पड़ गई, समझ रहे हो? एक्सेट्रा का मतलब ये होता है, ईटीसी लिख दिया मैंने। तो स्केलर क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज होती हैं जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है डिफाइन करने के लिए। और उसके एग्जाम्पल है डेंसिटी, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, एक्सेट्रा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छे तरीके से मेरे को चमक गया सर। अब आगे बताइए। अब आगे है अगला जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं अपने से एग्जांपल मैं अपने से डिफाइन कर सकता हूँ, करके दिखाओ तब। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वो सारी क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए, वह सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़े, उसको अपने लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। फिर से बताओ, फिर से, मैं सुन नहीं पाया, फिर से, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज होती हैं जिसको डिफाइन करने के लिए, जिसको समझने के लिए, जिसको स्टडी करने के लिए हमें डायरेक्शन की साथ ही साथ मैग्नीट्यूड की, दोनों की जरूरत पड़ती है। उन सभी क्वांटिटीज को हम लोग किस में रखते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन के, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, उन सभी क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दो सर। अब बहुत पंचायत कर लिया, अब एग्जाम्पल दे दो मेरे को वेक्टर क्वांटिटीज का। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। पहला है
डिस्प्लेसमेंट। क्या है पहला? डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है वेलोसिटी, वेलोसिटी। तीसरा है एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेट्रा। और भी लिख सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते थे, डाइपोल मोमेंट लिख सकते थे, बहुत सारी चीजें लिख सकते थे वेक्टर के एग्जांपल में, मगर मैंने इतना ही लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने आगे एक्सेट्रा लगा दिया है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे एग्जांपल हमें आते थे, मगर जगह कम पड़ने की वजह से हम नहीं लिख रहे हैं। तो मैं वापस से बताऊंगा कि फिजिक्स के अंदर हमने लोग वेक्टर स्टार्ट किए हैं। वेक्टर्स क्या होती है उसको आगे समझेंगे, मगर उससे पहले हमने जाना कि फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हमें समझना है तो उनको किसी दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, जिसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। और उसके एग्जांपल में हमने लिखा समझा था डेंसिटी, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, एक्सेट्रा। फिर उसी तरीके से वेक्टर क्वांटिटी को समझा। इस समझने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, और उसके एग्जांपल हमने लिखे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एंड एक्सेट्रा। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए वेक्टर्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर का क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये है कि वेक्टर को दिखाते कैसे हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को। अच्छा, वेक्टर को अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, अगर तुम्हें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो तुम्हें कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। वेक्टर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें इस पॉइंट को हम लोग जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं टेल। क्या कहते हैं? टेल। और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं हेड। फिर से समझाओ एक बार स्टार्ट से, एकदम बिल्कुल नहीं समझा है। अपने लोग क्या सीख रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, जिसमें मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर। ये हम लोग वेक्टर्स को इस तरीके से दिखाता है। मान लो तुमको पी वेक्टर लिखना है, तो मैंने लिखा पी और उसके ऊपर वेक्टर का ये वाला साइन लगा दिया और बोला ये रहा पी वेक्टर। ये क्या लिखा हुआ है? ए वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये है वेक्टर, तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है? ये है ए वेक्टर। और ए वेक्टर के लिए हेड होगा ये और टेल होगा ये। वापस से एक बार मैं समझाऊंगा। वेक्टर को हम लोग लिखते ऐसे हैं, वेक्टर को अपने लोग लिख ऐसे रहे होते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय दिस। और उसको अगर मैं फिजिकली लिखना चाहूं तो उसको ऐसे लिखते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसको एक बार और समझते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ए वेक्टर को हम लोगों को ने पता है कि इसके अंदर दो चीज होती है। एक तो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और मल्टीप्लाई में होता है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मेरे को लग रहा है कि मेरे बच्चे समझ रहे हैं क्या है। ए वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई विद डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसलिए हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को लिखने का एक तरीका निकाल दिया, इसको। अब मेरे बच्चे समझ गए कि कभी भी जीवन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिखा हुआ कहीं पे मिलेगा तो मैं उसको छोटे में ऐसे लिख सकता हूँ। और डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर को हम लोग लिखते हैं ए कैप के तौर पे। अब इस ए कैप को आगे समझेंगे क्या है, मगर ए वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई विद डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, यहां से ले करके यहां तक की जो दूरी होगी, अगर मैं स्केल लगा के नापूंगा, उसको कहेंगे हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको क्या कहेंगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा है, जिस भी डायरेक्शन में यह पॉइंट कर रहा है वो ए वेक्टर की होगी डायरेक्शन। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर समझो। ए वेक्टर को दिखाते कैसे हैं? ऐसे दिखाते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो टोटल लेंथ होगी इसको क्या कहता है? ए वेक्टर का मॉड। और इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, इसलिए यही है, ये वाली जो डायरेक्शन है ना, यही इस वेक्टर की डायरेक्शन है, और यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। मेरे को लग रहा है कि आप सभी लोगों को मैंने समझाने में, सिखाने में समर्थ रहा हूं। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात करते हैं वेक्टर के टाइप्स कितने होते हैं।
पहला है पैरेलल वेक्टर। पहला क्या है, अपने लोग क्या पढ़ेंगे, पहला पैरेलल वेक्टर। हम लोग कोई 8-10 टाइप के वेक्टर्स को पढ़ रहे होंगे, वेक्टर कितने कितने तरीके का होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे अभी मैंने लास्ट में क्या बोला कि इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे, इसके बारे में आगे पढ़ रहे होंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। उसी को समझने के लिए हमको टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर डुबकी लगानी होगी। सबसे पहला है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, तो किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमने सीखा क्या सीखा कि दो चीजें हमें जरूरत होती है। पहला क्या जरूरत होता है, पहला जरूरत होता है मैग्नीट्यूड का, पहला जरूरत होता है मैग्नीट्यूड का। और दूसरा क्या जरूरत होता है, दूसरा किस चीज का जरूरत होता है, दूसरा जरूरत होता है डायरेक्शन का। तो अब इसी के ऊपर हम कंडीशन लगाते जाएंगे और नामकरण करते जाएंगे। पहला क्या है, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर से मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मतलब एक वेक्टर ऐसे होगा और एक वेक्टर ऐसे होगा। ये दो वेक्टर मैंने बनाए और दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। पैरेलल से तो मतलब मेरे को यही समझ में आ रहा है, तो इसी को हमने लोग पैरेलल वेक्टर कहते हैं। पैरेलल वेक्टर वह वेक्टर होता है जो सेम डायरेक्शन में पॉइंट करता है, जो सेम डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो पहला क्या हो गया, पहली बात डायरेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन में पॉइंट करने वाले वेक्टर को पैरेलल वेक्टर कहते हैं। सेम डायरेक्शन में पॉइंट करने वाले वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर। एक बार वापस से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि पैरेलल वेक्टर वह वेक्टर होता है, पैरेलल वेक्टर वह वेक्टर होता है जो सेम डायरेक्शन में पॉइंट करता है। जो सेम डायरेक्शन में क्या करता है, पॉइंट करता है, उसको हम लोग पैरेलल वेक्टर कहते हैं। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो सर वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड की तो बात करते हैं, मगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड की कैसे बात करेंगे, वो तो होती है रिजल्टेंट, जिसको हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर सीखेंगे। तो इसका मतलब है कि अभी मैग्नीट्यूड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ समझ में सर आपने समझाई कि ये रही एक वेक्टर और ये रही दूसरी वेक्टर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है पैरेलल वेक्टर। तो कोई मेरे से पूछ दे कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तब क्या बताओगे। इन दोनों के बीच का एंगल तो मेरे को दिख रहा है कि 0 होगा, तो इसीलिए इस पॉइंट को नोट करके आप लिख लीजिए, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर is 0 degree. 0 degree is the angle between two parallel vector. पैरेलल वेक्टर के अंदर डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी और दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। ये बातें थी हमारी पैरेलल वेक्टर की। अब इसके ऊपर थोड़ा टाइम दे दिया, फटाफट से अपने लोग सारे वेक्टर्स को कंप्लीट करेंगे। दूसरा होता है इक्वल वेक्टर। हमें समझ में आ गया इक्वल वेक्टर क्या होता है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम डायरेक्शन होगा, एंड सेम डायरेक्शन होगा उन सभी वेक्टर को। मान लो कोई दो वेक्टर है, ठीक है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है और डायरेक्शन जो है वो भी सेम है, तो उसको इक्वल वेक्टर्स कह रहे होंगे। तो अब मेरे से अगला सवाल है कि एंगल क्या होगा दोनों के बीच का, एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स इज 0 डिग्री। क्या मैं इसको पैरेलल वेक्टर कह सकता हूं क्या, नहीं। पैरेलल वेक्टर अगर होता तो सिर्फ और सिर्फ सेम डायरेक्शन और एंगल बिटवीन देम इज 0 होता, मगर इक्वल वेक्टर के अंदर इस कंडीशन को भी मत भूलो दोस्त। इसका मतलब है कि सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन और एंगल बिटवीन देम इज 0 वेक्टर, उसको हमने लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। पिक्टोरियली समझाओ। पिक्टोरियली मतलब मान लो एक वेक्टर ऐसे है, राइट है, और अगला वेक्टर जो है ना वो भी ऐसे है, तो ये जो दोनों वेक्टर होगा ना इसी को हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। ये इसी डायरेक्शन में पॉइंट भी कर रहा है और इसकी जो लंबाई है वो भी सेम है और जो एंगल इन दोनों के बीच का है वो है 0 डिग्री, उसको अपने लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स वह वेक्टर्स होते हैं जो पैरेलल वेक्टर के अपोजिट होते हैं। पैरेलल वेक्टर के अपोजिट मतलब एक वेक्टर मान लो ऐसे है
और अगला वेक्टर मान लो ऐसे है, तो इस वेक्टर को, इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे कि ये जो दोनों वेक्टर हैं ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। तो सबसे पहले अगर मैं बात बोलना चाहूं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ऑपोजिट SITE वेक्टर्स, ये क्या होते हैं? ऑपोजिट वेक्टर्स होते हैं। याद रखना ये दो वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। दो वेक्टर को अगर एक वेक्टर ऐसा दिख जाए तो मान लो ए वेक्टर है ऐसा और बी वेक्टर है ऐसा, ठीक है, तो मैं कहूंगा ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, यानी ऑपोजिट वेक्टर्स होंगे उसे हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। अब एंगल बिटवीन देम क्या होगा? एंगल बिटवीन देम इज एंगल को थीटा से दिखाते हैं, ये पता होगा, वैसे हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में भी इसको सीखेंगे। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर अगर मैं पाई में बोलना चाहूं तो पाई रेडियन। क्या बोलेंगे? पाई रेडियन। तो सबसे पहली बात, कोई वेक्टर मान लो है ऐसे और इसी के जस्ट पैरेलल में एक वेक्टर है ऐसे, तो इन दोनों वेक्टर को क्या कहेंगे? ये है ए वेक्टर, मान लो ये है, और ये है बी वेक्टर। तो ये है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। यार चमका कि नहीं चमका? आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? नहीं आ रही क्या? मेरे को तो लग रहा है आ रही है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर वह वेक्टर होते हैं जो ऑपोजिट वेक्टर होते हैं, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री होता है, यानी पाई रेडियन होता है। इस तरीके से हम लोग पिक्टोरियली इसको दिखा सकते हैं। ठीक है भैया, इतनी बातें भी समझ में आ गई। अब अगला है नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। जैसे हम लोगों ने सीखा था पैरेलल वेक्टर क्या होता है, और उसके जस्ट बाद हम लोगों ने सीखा था क्या? एंटी पैरेलल वेक्टर क्या, सॉरी इक्वल वेक्टर क्या होता है। उसी तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, और अब पढ़ेंगे नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को वापस से समझ में आ गया होगा। पहला, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको हल्के में मत लेना, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ये क्वेश्चन मिलने को आपको दिखेगा कि नेगेटिव वेक्टर्स, दो नेगेटिव वेक्टर दे रखे हैं, अब आगे फलाना ढिमका कंडीशन लगा दिया, कुछ भी पूछ दिया आपसे, तो इन चीजों को आप बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे ये सारी चीजें। बहुत सिंपल है, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट है। और दूसरा क्या है? एंगल बिटवीन, मेरे से पूछे थे कि दो नेगेटिव वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, तो वही वापस से एंगल बिटवीन टू ऑपोजिट वेक्टर्स इज थीटा इक्वल टू 180 डिग्रीज और पाई रेडियन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया। एक मैं कंपेयर कराना चाहूंगा छोटी सी बात का। क्या भैया जल्दी जल्दी कराओ, लेट हो रहा है। नहीं, किसको लेट हो रहा है? मेरे को तो लेट नहीं हो रहा है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल वेक्टर, जिसके अंदर हमने सीखा था कि ये हम लोग दो वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड की तो हम लोग कोई बात ही नहीं करेंगे। तो दो वेक्टर की बात हो रहा है, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होगा, ध्यान दो, सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। फट से आओ इक्वल वेक्टर के। इक्वल वेक्टर क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ दिया तो वह इक्वल वेक्टर हो गया। अगर इसमें से मैं इसको हटा दूं ना और मैं बोलूं कि दो वेक्टर है जिसका सेम डायरेक्शन है और एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स 0 डिग्री है, तो मैं इसको पैरेलल वेक्टर कह सकता हूं। ओहो, ये क्या चला गया? सेम मैग्नीट्यूड, राइट, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन होगा और एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, तो उसको इक्वल वेक्टर कहेंगे। और अगर सेम डायरेक्शन होगा और एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, तब उसको पैरेलल वेक्टर कहेंगे। सेम कंपैरिजन यहां पे भी कर सकते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर ऑपोजिट वेक्टर्स होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भी बोल सकते हैं अपने लोग। और एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन, तो हम लोग इन दोनों वेक्टर्स को क्या कहेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर। और इसी के अंदर अगर एक और कंडीशन जोड़ दूं ना कि सेम मैग्नीट्यूड भी होगा,
तब उसको अपने लोग नेगेटिव वेक्टर्स भी कहेंगे। मेरे को लग रहा है आप लोगों को समझ में आई है ये वाली चीजें। चले आगे बढ़ते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? मान लेते हैं मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही जगह पे है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही पॉइंट पर है, तो उन वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे ये तो को इनिशियल वेक्टर्स हैं। ये जुड़वा भाई के तौर पे आप इसको समझ सकते हो कि एक ओरिजिन, एक मान लो पॉइंट है, यहीं से एक वेक्टर ये निकला, यहीं से एक वेक्टर ये निकला, यहीं से एक वेक्टर ये निकला, यहीं से एक वेक्टर ये निकला। मान लो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, ये है डी वेक्टर। A vector, B vector, C vector and D vector are co-initial vectors because they have same origin points, क्योंकि इनका जो सोर्स है वो सेम है। अगर वेक्टर्स के अंदर सेम ओरिजिन पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट होगा तो उन सभी वेक्टर्स को मैं कहूंगा A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर एंड D वेक्टर आर को-इनिशियल वेक्टर। क्वेश्चन में पूछेगा, बोलेगा कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर्स, तो इससे आप क्या समझोगे? इसका मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का दोनों का जो ओरिजिन है, जो जहां से वो निकलते हैं वो सेम है, दोनों की टेल जो है, बड़ी अच्छी बात मैंने बोल दी। क्या मैंने बोल दी? कि दोनों की जो टेल है वो एक ही जगह पर होगी, उसको को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। तो वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स। मेरे हिसाब से आपको कोई इनिशियल वेक्टर समझ में आ रहा है। वैसे भी तुम तो स्मार्ट हो यार, मेरे बच्चे जो हो, तुम बहुत स्मार्ट है मेरे बच्चे। अब अगला है कॉनकरेंट वेक्टर्स। कॉनकरेंट वेक्टर क्या होता है भैया? कॉनकरेंट वेक्टर्स वह वेक्टर्स होते हैं जो एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। मतलब नहीं समझ में आया? मतलब मान लेते हैं एक वेक्टर है ये, मान लेते हैं ए वेक्टर है ये, और मान लेते हैं बी वेक्टर है ये है बी वेक्टर, ये इस पॉइंट से गुजरा, तो मैं क्या कहूंगा? ये दोनों कॉन्करेंट वेक्टर है। और मान लो एक और तीसरा वेक्टर है जो यहीं से गुजर जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे सी वेक्टर, और कहेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स आर कॉन्करेंट वेक्टर्स। ठीक है, मेरे को लग रहा है आप सभी लोगों को चमक गई बातें। कॉन्करेंट वेक्टर वह वेक्टर होता है जिनको, जो सेम पॉइंट से गुजर रहे होते हैं, उनको हम लोग कॉन्करेंट वेक्टर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, कॉन्करेंट वेक्टर भी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर की। बहुत ध्यान से बातों को सुनते चलिए बस आप लोग। मान लेते हैं कोई दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ये क्या है? ए वेक्टर है। ये क्या है? बी वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर है। और ये बोर्ड क्या है? ये एक प्लेन है। प्लेन कैसे बनता है? अगर कोई दो वेक्टर, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं, कोई अगर दो वेक्टर एक ही प्लेन में हो जाए तो उनको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। अगर कोई तीन वेक्टर एक ही प्लेन में हो जाए तो उनको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर बोल रहे होंगे। मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। अब समझते हैं प्लेन क्या है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, मत पगले, वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस। ये क्या है? ये वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, और मान लेते हैं ये है आपका जेड एक्सिस। तो जो ये एक्स वाई प्लेन है ना, ये एक प्लेन है। फिर से मैं इसको छोड़ो, इसको भूल जाओ। मान लो तुम जिस रूम में बैठे हुए हो उस कॉर्नर को देखो, और इस कॉर्नर से एक ऐसे जा रही होगी दीवार, एक कॉर्नर ऐसे होगा, एक कॉर्नर ऐसे होगा। तो जिस प्लेन में ये बोर्ड है ना, मान लो एक वेक्टर ऐसे निकला और एक वेक्टर ऐसे निकला, ये दोनों एक ही प्लेन में वेक्टर्स है। इस वजह से इस प्लेन को हम लोग कहेंगे कि इसी प्लेन के अंदर दोनों वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर को हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर है। इसी तरीके से मान लो तुम्हारी इस फर्श है, इसके ऊपर एक वेक्टर ऐसे है, इसके ऊपर एक वेक्टर ऐसे है, और ये इसको मैं रख दूंगा तो मैं कहूंगा ये एक ही प्लेन में है, इसको कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आपको कोप्लेनर वेक्टर समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें मैं लिख दे रहा हूं। टू वेक्टर्स हैविंग same plane, two vectors having same plane, having common plane are called
कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। मेरे हिसाब से आपको कोप्लेनर वेक्टर समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। उठ जाओ, जो जो सो गए हैं पहली बात वो उठ जाओ, क्योंकि अब सबसे खतरनाक सबसे धांसू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसको हम लोग कहेंगे यूनिट वेक्टर। हेलो सर, जो जो सो गए हैं वापस उठ जाइए, यूनिट वेक्टर स्टार्ट होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है? हमें पता है कि वेक्टर्स को दो चीजों से डिफाइन करते हैं हम लोग। पहला होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। अच्छा, हमें चलो सबसे पहली बात मैं जो आपसे बताना चाहूंगा कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, पहली बात जो आपको यूनिट वेक्टर में ध्यान देनी है वो ये है कि जो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। ठीक है। दूसरी बात जो आपको अपने दिमाग में रखनी है कि यूनिट वेक्टर के बारे में वो होता है कि मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर, सपोज करो तुम्हारे पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है। इसको मैंने अभी पिछले आपको समझाया था कि इस वेक्टर को लिखने का मतलब होता है, या तो मैं बड़े बड़े शब्दों में लिख दूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई विथ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मगर छोटा तरीका क्या था कि मैं लिख दूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। और इस ये जो डायरेक्शन है ना, इसी को हम लोग यूनिट वेक्टर कह रहे होते हैं। ये जो ए कैप है ना, इस ए कैप को मैं कहता हूं यूनिट वेक्टर। यही है हमारा यूनिट वेक्टर। वापस से एक बात, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में फिट करो। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। ए वेक्टर क्या होता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। इसको अपने लोग क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। मुझे लग रहा है आपको ये दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको कभी भूलना नहीं है आपको। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वेक्टर को हम लोग उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर आ रहा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसका यूज क्यों करते हैं सर? इसका जो यूज होता है ना वो डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। जैसे कि इसमें क्या दिख रहा है कि ए वेक्टर का ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये तो इसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है, मगर इस ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर बताता है। तो इसी से हमने एक बात सीखी कि यूनिट वेक्टर is used to specify मतलब दिखाता है, यूज किया जाता है टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। मेरे को लग रहा है आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। घबराइए मत, अगर थोड़ी चीजें कम भी समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जब आप पढ़ते रहोगे ना, इसको एक बार हम लोग मैथ्स में और सीखेंगे। वेक्टर्स का पूरा चैप्टर ही है वेक्टर्स एंड 3D करके, टेंशन मत लीजिए। जहां पे भी अभी भी क्वेश्चन में दिखेगा मैं आपको चीजें वापस से खोल के बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो ये पूरी कहानी थी वेक्टर्स के बारे में, यूनिट वेक्टर के बारे में। कन्वेंशनली पुराने जमाने से जो लोग थे वो कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर को लेकर के चलने वाले थे। क्या मतलब है आपका? मतलब कोई अगर डायरेक्शन एक्स एक्सिस के तरफ होगी तो उसको हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं, ऐसे दिखाता है, ये ऐसा कन्वेंशन है, पहली बात। दूसरा, कोई अगर वेक्टर वाई एक्सिस के तरफ होगा तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम लोग जे कैप का यूज करेंगे, और कोई अगर वेक्टर z एक्सिस के लिए होगा, z एक्सिस के लिए होगा तो उसके लिए हम लोग k कैप का इस्तेमाल करते हैं। इस 3 बात को भी आप एकदम डायरी में नोट कर लो। क्या 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होते हैं? पहला होता है x एक्सिस जो i कैप की तरफ होता है, y एक्सिस j कैप की तरफ होता है, z एक्सिस जो k कैप की तरफ हो रहा होता है, और ये एक हमारा स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है। तो इतनी ये 3-4 बातें आपको यूनिट वेक्टर के बारे में पूरे साल याद रखनी होगी। और क्वेश्चन देखना बहुत सिंपल पेपर में आएगा। तुम यार ओरली क्वेश्चन उड़ा रहे होगे, मैं तुमको गारंटी के साथ बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करोगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स?
पहला ऑप्शन है 10 न्यूटन, दूसरा है 0 न्यूटन, तीसरा है 20 न्यूटन और चौथा है -5 न्यूटन। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करिए और इसको आंसर टिक करने की कोशिश करिए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं तो सॉल्यूशन फिर उसके बाद बता ही रहा हूँ, तो पॉज कर लिया। चलो मैं अब आंसर आप लोगों ने मेरे हिसाब से टिक कर लिया है, मैं तो अब जा रहा हूँ सॉल्यूशन बताने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वो लेंथ बता रहा है। तो लेंथ कभी क्या नेगेटिव हो सकता है, लेंथ कभी क्या नेगेटिव हो सकता है। सर मैंने तो देखा है एक जगह कि एफ वेक्टर की जगह लिख रखा था इन्होंने -50 न्यूटन आई कैप। अरे भैया ये माइनस इसके वजह से थोड़ी ना है, ये माइनस इस डायरेक्शन की वजह से है। इसका मतलब नहीं समझ में आया तुमने यार, इसीलिए तो आप मेरे पास आए हो। इसका मतलब आपने नहीं समझा। एफ फैक्टर का मतलब -50 न्यूटन, आई कैप का मतलब क्या है कि 50 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स एंड माइनस आई कैप इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। वापस से एक बार मैं बोलूं, एफ फैक्टर जो है अगर कहीं पे -50 न्यूटन आई कैप है तो ये माइनस किसके वजह से आ रहा है, माइनस इसकी डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, ना कि इसके मैग्नीट्यूड की वजह से। तो कभी भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर कौन सा सही होगा, मैंने कहा ये होगा। कभी ये मैग्नीट्यूड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 10 न्यूटन ऑब्वियसली हो सकता है, 0 न्यूटन क्या बिल्कुल हो सकता है। मेरा कैमरा भी खड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो खड़ा ही है ना, कोई भी फोर्स तो लगा नहीं। 20 न्यूटन भी आराम से हो सकता है, माइनस में मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता मेरे दोस्त। इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 4। और मेरे को लगता है मेरे बच्चों ने इसका सही आंसर टिक किया ही होगा। फिजिक्स का जलवा कायम रहे, बहुत दमदार क्लास, मजा आ गया एकदम। अगला जो हमारा वेक्टर है वो है जीरो वेक्टर, ठीक है। अब जीरो वेक्टर क्या होता है, इसको हम लोग अपने लोग एक और बोलते हैं, इसको हम लोग नल वेक्टर भी कह सकते हैं, नल वेक्टर भी बोल सकते हैं। मतलब क्या हुआ, समझाओ ना मास्टर जी। सबसे पहली बात, जीरो वेक्टर बेसिकली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस वेक्टर्स के लिए यूज करने के लिए हम लोग कर रहे होते हैं। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर वह वेक्टर होता है, नल वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है जीरो। जीरो तो इसका यूज ही क्यों करते हैं जब कोई चीज जीरो है। अरे जीरो का बहुत महत्व है दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका मैग्नीट्यूड होता है जीरो। मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे होते हैं, वापस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, आर्बिट्ररी लेते हैं हम लोग इसकी डायरेक्शन को, आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आर्बिट्ररी मतलब अपने मन से कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। जीरो वेक्टर नल वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड को जीरो लेते हैं, डायरेक्शन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, जीरो वेक्टर तो बड़ा लुल्ली सा था यार, सब बच्चों को आता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, बहुत आसान है, मैं निकाल लूंगा। कभी भी तुम्हें जीवन में कभी भी तुम्हें अगर वेक्टर की निकालना है कि दो वेक्टर दे रखे हैं, उनके बीच का एंगल क्या है, तो सिंपली तुम क्या करो, हमने हेड टेल तो सीख लिया ना। कोई एक वेक्टर है ऐसा, तो उसके लिए जो ये वाला जो पॉइंट होता है इसे हम लोग कहते हैं हेड, ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं टेल। तो कभी भी तुम्हें किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो तुम सिंपली क्या करो, मान लो एक वेक्टर तुमको दे रखा है ये ए वेक्टर, और मान लो एक वेक्टर दे रखा है ये बी वेक्टर, और बोल दे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच की एंगल निकाल के दिखाओ। तो जो सबसे पहला हमारा दिमाग स्पार्क करना चाहिए ना, जो तुरंत क्लिक करनी चाहिए, वो बात ये रहती है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल को या तो पकड़ो, या तो दोनों की पूंछ को पकड़ो, या दोनों की मुंह को पकड़ो और दोनों को ले आके चिपका दो। चिपका दो का मतलब क्या है सर, चिपका दो का मतलब मैं बता रहा हूँ क्या है। चिपका दो का मतलब, चिपका दो का मतलब ये है, चिपका दो का मतलब ये है, चिपका दो का मतलब भैया, मतलब ये है कि दोनों टेल को ले आकर के एक जगह
मेरे बच्चे को याद आ गया कि को इनिशियल वेक्टर्स बना दो दोनों को। अच्छा, ऐसे उठा सकते हैं क्या सर? बिल्कुल। दो तरीके के वेक्टर्स होते हैं, पहला होता है फ्री वेक्टर और एक होता है स्टैटिक वेक्टर। फ्री वेक्टर्स को मैं उठा करके कहीं पे भी ले जा सकता हूँ, ना ही उसकी डायरेक्शन बदलनी चाहिए, ना ही उसकी मैग्नीट्यूड बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घुमा के ऐसे रख दिए, नहीं नहीं नहीं, इस डायरेक्शन में है तो देखो मैंने इसके पैरेलल बनाया है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का या तो दोनों टेल ले आके जोड़ दो या तो दोनों हेड ले आके जोड़ दो, और उसके बीच का जो एंगल बन रहा होगा ना मेरे दोस्त, वही एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बन रहा होगा। वाह 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 वाह, तालियां, मेरे को समझ में ही नहीं आया। चल फिर से समझाता हूँ। मान ले तेरे पास दो वेक्टर है, समझ रहा है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों को या तो तू हेड ले आ, समझ रहा है, या तो दोनों का तू टेल ले आ। हेड ले आके दिखाओ ना सर प्लीज, मेरे को तो परेशान करने में आपको बहुत मजा आ रहा है। चल परेशान कर मेरे को, अब तो मैं सिखाता हूँ तेरे को हेड वाला भी। ये टेल वाला समझ में आया ना, कि दोनों के टेल ले आकर मैंने जोड़ा है, बस फ्री वेक्टर होता है। पैरेलली मैं इसको ट्रांसलेट कहीं पे भी कर सकता हूँ, और इसके बीच का जो एंगल है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको थीटा बोलेंगे। इसी को कहेंगे एंगल बिटवीन द बोथ द वेक्टर्स। अब दोनों हेड को जोड़ना है ना, मान ले वेक्टर ये है ए वेक्टर और मैंने इसको ट्रांसलेट किया, ये रहा बी वेक्टर, ये रहा एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, और यही एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वापस से एक गलती मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक गलती मत करना। बहुत बार ऐसे तुमको धोखा देगा कि ऐसे दे देगा और ऐसे दे देगा, और अब तुमसे जब पूछेगा ना कि बता बेटा एंगल क्या है, तो ओ बाहुबली बन के सर थीटा है एंगल। नहीं रे, ऐसा नहीं है। इसको तूने को क्या करना है, मैंने क्या कहा, फ्री वेक्टर है, इसको कर दे तू ट्रांसलेट, और ये वाला जो एंगल होगा ना, अब ये होगा एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, मतलब क्या हो गया, ये होगा 180 माइनस थीटा। चमका कि नहीं चमका? मेरे हिसाब से तो चमका है। ठीक है, वापस से मैं समझाऊं, एक वेक्टर ऐसे दे रखा था, ये रहा ए वेक्टर, एक ऐसे वेक्टर ये दे रखा था, ये रहा बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे? ये नहीं है एंगल, थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, 180 माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को समझ में आई है बातें, और इसी के साथ आज का हम लोगों को लेक्चर समाप्त करना होगा, और कल वापस से मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर होऊंगा वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के, जिसमें हम लोग वेक्टर्स का एडिशन सीखेंगे, जिसके शायद 2-3 लेक्चर वेक्टर्स के और आएंगे, और सारी चीज़ें बहुत आराम से क्लियर करेंगे। और एक बात और मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूँगा कि अगर आप BHU पाठशाला के साथ जुड़ना चाहते हो, अगर आपको पसंद आ रही हैं क्लासेस, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर। हम आपको प्रॉपरली एंटरटेन करेंगे, और इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, और कोशिश करिए कॉल ना करना पड़े, और आप हमारे साथ BHU पाठशाला की फैमिली में शामिल हो सकते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं, और आप सभी लोगों को मेरे तरफ से दिल से थैंक यू सेशन में आने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं। विश यू ऑल दी बेस्ट।